नमस्कार। मैं प्रोफेसर अमिताभ बनर्जी। आज हम बात करेंगे यूएचओ की तरफ से, यूनिवर्सल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जो कि आपको हेल्थ के बारे में, पब्लिक हेल्थ के बारे में जानकारी लाता है और एक वॉचडॉग जैसे अपना काम करता है कि जो कि जनहित में काम हो रहा कि नहीं, जो कि हमारे हेल्थ के ऊपर प्रभाव पड़ता है। हेल्थ में आजकल क्या है कि काफ़ी कुछ पब्लिक मास रोल आउट्स हो रहे हैं, आपको मालूम है। मास दवाइयाँ, मास टीकाकरण, मास ये सबसे ज़्यादा टीका, जो कि जो आदमी को कोई बीमारी नहीं है, जो इंसान को बीमारी नहीं है, जो बच्चों को, पर्टिकुलरली बच्चे को, बच्चियों को, जिनको कोई, और जिन जो कि शायद जाके, अभी तक तो था कि ठीक है, बीमारियां जो होती थी रोज, जो कई बीमारियां काफ़ी जानलेवा हो जाती थी, उसके लिए तो टीके वगैरह काफ़ी कुछ किया है। टीके से काफ़ी बीमारियां कम हो गई, कुछ बीमारियां इरेडिकेट हो गया, जैसे स्मॉल पॉक्स। तो उसमें कोई दो मत नहीं है, टीके से काफ़ी फायदे हुए हैं। और दुष्प्रभाव भी होते थे टीके के, पर जब बीमारी बहुत खतरनाक होता है, जैसे स्मॉल पॉक्स, जिसमें कि 40% मृत्यु दर था, और जो लोग, कईयों को अंधे हो जाते थे, निशानी हो जाती थी, तो उसमें थोड़ा बहुत हम कह सकते हैं कि रिस्क बेनिफिट में बेनिफिट बेटर है, थोड़ा रिस्क है उसमें। तो वो तो हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भी रिस्क लेते हैं। सबसे ज़्यादा रिस्क तो हम लेते हैं जब हम रोड पे निकलते हैं, कि गाड़ी में जाते हैं, स्कूटर में जाते हैं, कार में जाते हैं। रोज़ हमारे देश में 400-500 लोग का देहांत हो जाता है ट्रैफिक एक्सीडेंट से। तो वो तो हम जीने के लिए थोड़ा रिस्क लेना पड़ता है, तो उतना तो हमको मंजूर है। पर अगर हम कोई हेल्दी आदमी, जिसको कोई बीमारी नहीं है, उसको अगर हम कोई चीज रिकमेंड करते हैं, पब्लिक हेल्थ पॉलिसी करते हैं कि ये वाला टीका लगाना, तो उसमें तो हमारा 1% या 0.1% या रेयरेस्ट ऑफ रेयर जो उसको कहते हैं, वो भी हमको मंजूर नहीं है, होना मंजूर होना नहीं चाहिए। और सबसे ज्यादा हमको फिक्र है कि कुछ ऐसे टीका आज दे रहे हैं और कह रहे हैं कि इसका बाद में 30 साल बाद जाके इसका आपको फायदा मिलेगा। अब उसका बहुत कच्चा ये हो जाता है कि क्या होगा टीका। आप, आज तक उतने शोध नहीं हुए 30 साल तक टीके देने के एंड पॉइंट तक। बीच बीच के आप मेजर ले लें, एंटीबॉडी बढ़ जाएगा या छोटे छोटे लीजन्स क्लियर हो जाएंगे, जो लीजन्स की अपने आप क्लियर हो जाते हैं। हम ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, एचपीवी वैक्सीन की बात कर रहे हैं, आप समझ गए होंगे। और उसमें तो हमको बिल्कुल 100% हमको पूरे दुष्प्रभाव के बारे में परीक्षण का, जो ट्रायल किए हैं, क्लिनिकल स्टडी रिपोर्ट्स जो इंडस्ट्री करता है, जो फार्मा कंपनी अपना कोई भी प्रोडक्ट निकालता है, वो अपने इसके ट्रायल करता है, उसका जिम्मेदारी है ट्रायल करना। और उसको ट्रायल के जो क्लिनिकल स्टडी रिपोर्ट्स होते हैं, ट्रायल के जो रिपोर्ट्स होते हैं, वो पेश करता है एफडीए को, या जो भी मेडिकल एसोसिएशन है। जैसे यूरोप में यूरोपियन मेडिकल एसोसिएशन है, हमारे में डीजीसीआई है, एफडीए है अमेरिका में। उसको अपने पूरे रिपोर्ट पेश करता है, उसमें पूरा वो फिर बहुत अच्छे से निरीक्षण करते हैं, और उसके बाद वो उसको ऑथराइजेशन करते हैं। पर आजकल कई जगह देखा जा रहा है कि बहुत हरीडली कर रहे हैं, तो इसके हजारों हजारों पन्ने होते हैं। और फिर क्या होते हैं, अपने वो जो स्टडी करते हैं फार्मा इंडस्ट्री, उसमें से पेपर्स कुछ पब्लिश होते हैं, और जब जर्नल में पेपर्स पब्लिश होते हैं, उसमें पूरा वो नहीं रहता है डिटेल्स, कई चीजें मिसिंग रहते हैं। और पर उस पेपर को लेके हम रिव्यू करते हैं, मेटा एनालिसिस करते हैं, और उससे जा लेके सब जितने भी डॉक्टर्स है, रिसर्चर्स है, प्रैक्टिशनर्स है, वो जर्नल के पेपर्स को लेके कहते हैं कि इसमें तो कोई साइड इफेक्ट नहीं है, अनकनेक्टेड है या साइकोलॉजिकल है।
तो एचपीवी वैक्सीन का कोई दुष्प्रभाव पाया नहीं गया है। पर मैं कई दिनों से ये वाला किताब के बारे में आपसे जिक्र किया हूँ, एचपीवी वैक्सीन ऑन ट्रायल, ये किताब के बारे में जिक्र किया हूँ। तो अभी तक तो मैं, काफ़ी डिटेल किताब है, मैं कई बार बताया हूँ, 25 चैप्टर के ऊपर है इसमें। करीब 29 चैप्टर्स है, 25 चैप्टर्स नहीं है, करीब 29 चैप्टर्स है इसमें। और हर चैप्टर में 100 के ऊपर इसके सोर्सेज दिए हैं जहाँ से इन्होंने रिसर्च किए हैं। तो आप समझ सकते हैं कि कितना है, 29,000 पेपर्स इन्होंने स्टडी किए हैं। और उसमें कईयों में हमने, कई कुछ हमने अभी तक इसके इससे हमने आपको पेश किया है कि सीरियस साइड इफेक्ट्स जो कि लगता है कि साइकोलॉजिकल है, और जो कि डॉक्टर कम्युनिटी, रिसर्च कम्युनिटी, फार्मा कंपनी, बड़े बड़े जो भी, डब्ल्यू एच ओ भी, सीडीसी, एफडीए, जो भी रेगुलेटरी बॉडीज कहते हैं कि इट इज सेफ, एचपीवी वैक्सीन। बेनिफिट ज़्यादा है, रिस्क कम है। बेनिफिट कब पता चलेगा? आज से 30 साल बाद आपको पता चलेगा। सर्वाइकल कैंसर आप 9 साल में दे रहे हो बच्चियों को वैक्सीन, 10 साल में दे रहे हो, 14। और 30 साल बाद, वो जब 50 साल की होगी, 40 साल बाद, 30, तब जाके पता चलेगा उसको कैंसर हुआ कि नहीं हुआ। ये इतना तो, इंश्योरेंस भी शायद इतना लंबा कोई लेता नहीं है। तो इस पे बहुत अच्छा, ये इतना सॉलिड प्रूफ है कि नहीं है। तो ये किताब तो मैं पढ़ रहा था, इसमें काफ़ी, इसमें लुक मोंटेग्नियर, नोबेल प्राइज विनर ने भी इस किताब में बताया कि ये वैक्सीन का, इसके साइड इफेक्ट्स ठीक से नहीं प्रकाशित किए हैं। तो मैं फिर, ऐसा था कि मैं भी थोड़ा, मेरे को, मैंने बताया कि काफ़ी लोग मेरे को क्रिटिसिज्म भी आते हैं, मेरी आलोचना किया है कि आप गलत ये कर रहे हैं। मैं, यूएचओ की तरफ से हम कोशिश करते हैं कि हम इंडिपेंडेंट ये करें, और हमारा कोई कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है। यूएचओ कोई फार्मा कंपनी से कोई स्पॉन्सरशिप ना लेते हैं, ना मिलता है, ना चाहते हैं, ना ही कोई दूसरा हमारा एजेंडा है, ना ही हमारे जो मेंबर्स है सब अपने बिल्कुल निस्वार्थ है, जिसको कहते हैं, जिनको कोई कैरियर से लेना देना नहीं है, क्योंकि यूएचओ में कोई कैरियर नहीं बनने वाला है। यूएचओ एक इंडिपेंडेंट बॉडी है जो पूरा कोई पक्ष नहीं लेता है। पर अगर कोई ऐसा देखता है तो आवाज़ थोड़ा फैलाना पड़ता है कि भाई इसमें और रिसर्च चाहिए। तो अभी तक हम जो सोच रहे थे कि ये तो किताब लिखा है अभी, ठीक है, ऑथर्स है, पर बड़े बड़े अथॉरिटी बोल रहे हैं कि तो हम, हमारे पास क्या रह जाता है बोलने के लिए कि आप इसको, इस किताब को सीरियसली लें। पर आज हमने देखा, ब्रिटिश मेडिकल जर्नल, जो कि आपको मालूम है टॉप जर्नल्स में से है, बहुत पुराना जर्नल है, बहुत अच्छा जर्नल था। मैं तो कई सालों से, मैं जब से मेडिकल प्रोफेशन में हूँ, ब्रिटिश मेडिकल जर्नल देख रहा हूँ, लैंसेट देख रहा हूँ, न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन। तो मैं देख रहा था कि सबसे ज़्यादा दिन तक जो, सबसे जिसको कहेंगे ईमानदारी से रिपोर्टिंग करता था मेडिकल रिसर्च, वो ब्रिटिश मेडिकल जर्नल था। और महामारी के शुरू शुरू में भी उसी ने, एक एडिटोरियल आया था ब्रिटिश मेडिकल जर्नल में कि महामारी के दौरान साइंस को दबाया गया है, करप्शन, पॉलिटिक्स, प्रॉफिट, ये आया, वो ब्रिटिश मेडिकल जर्नल में एडिटोरियल था। ऐसा कोई काफी साहस वाला जर्नल है भी कह सकते हैं, या था कह सकते हैं, क्योंकि अभी कुछ आर्टिकल्स आ रहे हैं कि लगता है कि थोड़ा शायद उसमें भी कुछ प्रेशर है, मगर चलो वो दूर की बात है, वो बात हम आज नहीं कर रहे हैं। वो, तो आज हम बात करेंगे कि ब्रिटिश मेडिकल जर्नल में मैंने इस किताब के बारे जिक्र देखा, तब मेरे को लगा कि ये किताब को और सीरियसली लेना चाहिए। सोचिए, ब्रिटिश मेडिकल जर्नल जो टॉप मोस्ट जर्नल है, उसमें किसी ने लेख लिखा है, किसी ऑलरेडी पब्लिश्ड आर्टिकल एनालिसिस, वो भी ब्रिटिश मेडिकल जर्नल में छपा है। उसमें पीटर गोडसी, दोषी, पीटर दोषी, और कुछ एक ऑथर है, उन्होंने अपना अनुभव पब्लिश किया है ब्रिटिश मेडिकल जर्नल में। पहले अनुभव पब्लिश किया था कि उन्होंने कोशिश किया था कि एचपीवी वैक्सीन का जो
दुष्प्रभाव के बारे में डीप रिसर्च करने का। और उन्होंने महसूस किया था कि ये जो पब्लिश्ड पेपर्स है मेडिकल जर्नल्स में, जो कि हम पहले भी बता चुके हैं कि एक तो इन्होंने ऐसे कुछ नहीं कहा कि बायस है या जो है, उन्होंने ये कहा कि वो पूरा हमको पूरा छवि नहीं बताता है। क्योंकि क्लिनिकल ट्रायल रिपोर्ट बहुत होते हैं, 30,000 40,000 पन्ने में जो ट्रायल होते हैं, पार्टिसिपेंट्स एक एक चीज़ नोट किया जाता है। प्रोटोकॉल के अलावा पेशेंट का एक्सपीरियंस नोट करते हैं, साइड इफेक्ट नोट करते हैं, फॉलोअप नोट करते हैं, सब कुछ डिटेल रहता है, बहुत ज़्यादा डिटेल रहता है। और बोला जो उससे पेपर जो पब्लिश होते हैं उसको अगर देखेंगे तो कई चीज़ें, तो उन्होंने कोशिश किया था कि टू जो क्लिनिकल स्टडी रिपोर्ट्स है, ओरिजिनल रिपोर्ट्स है जो फार्मा कंपनी के पास रहता है, उसको इंडिपेंडेंटली एनालाइज करने के लिए, दुष्प्रभाव है या साइड इफेक्ट्स है या बेनिफिट, तो उनको बहुत चुनौतियां सामना करना पड़ा, मिलता नहीं है, देते नहीं है। और उन्होंने पहले कोशिश किया था, जो रेगुलेटरी बॉडी है, ये यूरोप में थे इन लोग ऑथर्स, यूरोपियन मेडिकल एसोसिएशन, तो उन्होंने पहले बोला कि हम आपको ये क्लिनिकल स्टडी रिपोर्ट नहीं दे सकते हैं, ये कमर्शियल इंटरेस्ट है। तो बताइए, कमर्शियल इंटरेस्ट मतलब प्रॉफिट का इंटरेस्ट है, बिजनेस का इंटरेस्ट है। अरे भाई, नया वैक्सीन है, इन्होंने वही कहा कि भाई जो नया वैक्सीन है, जो जिसमें कि हेल्थ इंटरेस्ट पहले होना चाहिए या कमर्शियल इंटरेस्ट पहले होना चाहिए। अ, और ये ऐसा वैक्सीन है जो कि इसका कोई ठोस सबूत नहीं है कि ये कितना कैंसर प्रिवेंट करेगा। और आज के तारीख में अगर वो क्लियरेंस भी करते हैं, कई बार हमने बताया है कि गार्डेसिल 9 में 9 स्ट्रेन है, ये 200 स्ट्रेन है इसके, तो ऐसा अभी तक पता नहीं कि, और हमारे देश में कई दूसरे स्ट्रेन का भी पाए गए हैं डिस्ट्रीब्यूशन, जो कि ये वैक्सीन में नहीं। तो कई ऐसे, इसमें पक्का कई कुछ नहीं है कितना प्रिवेंट करेगा। तो इनका इन्होंने फिर ऑब्जेक्ट किया, उन्होंने बोला कि हमारे पब्लिक हेल्थ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कमर्शियल इंटरेस्ट के लिए, पब्लिक हेल्थ इंटरेस्ट। तब यूरोपियन मेडिकल एसोसिएशन ने कुछ कुछ डॉक्यूमेंट्स इनको दिए, जो कि बहुत रोक रोक के दिए। और कई 35,000 35,000 पन्ने के डॉक्यूमेंट्स एचपीवी ट्रायल्स पे, कुछ महीने दिए, कुछ महीने दिए, बोला उसको मैंने एनालाइज करना इतना ज़्यादा ये है कि बहुत मुश्किल। और उसमें भी उन्होंने पाए कि जो एक्चुअल जो है, उसमें से करीब 50% एडवर्स इवेंट्स नहीं नोट किए गए हैं, जो कि रिपोर्टेड है उसमें से कई गैप्स हैं, अंडर रिपोर्टेड है। जैसे हमने पहले भी बताया था कि ट्रायल के दौरान भी जो था, जो पेशेंट कुछ बोलता था, जिसको टीका लगा, पेशेंट ने जो टीका जिसको लगा, या बाद में भी कईयों को रिएक्शन हुए, फेंटिंग हुआ, पॉट्स, चक्कर आना, जिसको कि पॉट्स बोलते हैं, पैरोक्सिस्मल ऑर्थोस्टैटिक टेकेपनिया, हार्ट सर्कुलेशन नहीं होता, चक्कर आ सकते हैं, कन्वल्सन्स आते हैं किसी को, फिर रीजनल बॉडी पेन चारों तरफ, न्यूरोपैथी, वो सब अभी धीरे धीरे पता चल रहा है कि शायद ऑटो इम्यून रिएक्शन है, क्रॉनिक ऑटो इम्यून। तो वो शुरू में क्या, अभी भी बोलते हैं वो साइकोलॉजिकल है, साइकोजेनिक है। तो ये ऐसे कई गैप्स पाए। एक तो रिकॉर्ड मिलने में उनको प्रॉब्लम हुए, पूरे डिटेल मिलने में प्रॉब्लम है, और मिले कि वो एक किस्त में दे रहे थे, पूरा इकट्ठे नहीं देके। और काफ़ी कुछ उसमें बाधाएं आ रही थी, कि पहले तो बताया कमर्शियल इंटरेस्ट है, फिर बताया कि नहीं पेशेंट का प्राइवेसी है, ये है वो है, तो ये कहते हैं कि भाई उसको कोट करके दे सकते पेशेंट। तो ऐसे कई बाधाएं लगा देते हैं, जो इंडिपेंडेंट रिसर्चर्स कोशिश करते हैं कि हमको इसमें ऐसा लगता है कि कोई जासूसी करना पड़ रहा है, कोई कोई क्राइम हो गया है और उसको छुपाने की कोशिश की जा रही है, और ये जो रिसर्चर्स है उनको एक एक करके जोड़ना पड़ रहा है, या इधर से इंफॉर्मेशन लेना पड़ रहा है, उधर से ये करना पड़ रहा है। जो कि इन्होंने आखिरी में सजेस्ट किया, ओरिजिनल जो पेपर है, उसने सजेस्ट किया कि ऐसा ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, जो भी नया कोई प्रोडक्ट है जो मास स्केल में, पारदर्शिक होना चाहिए, सब कुछ पब्लिक डोमेन, जो कि इंडिपेंडेंट रिसर्च उसको स्टडी कर सके। क्योंकि जो जर्नल्स में आते हैं वो अच्छी चीज ही पब्लिश होते हैं, कुछ दुष्प्रभाव को
अंडर रिपोर्ट किया जाता है। और इन्होंने जो भी इनको क्लिनिकल स्टडी रिपोर्ट्स मिले, ऐसा नहीं कि कुछ नहीं मिले, करीब 50% मिले होंगे या उससे भी कम, जितने भी इनको मिले उससे अध्ययन से पता चला कि जो रिपोर्टेड है वो बहुत कम है दुष्प्रभाव। और बेनिफिट तो बाद में पता चलेगा वो, हालांकि इंटरिम क्लियरेंस क्लियरेंस वो, और कंट्रोल में भी आपको मालूम है कि न्यूट्रल कंट्रोल नहीं था, एल्यूमिनियम था, ये था। तो इन्होंने यही बोले, और इसके ऊपर एक दूसरे किसी ने टिप्पणी किया है, वो भी पब्लिश किया ब्रिटिश मेडिकल जर्नल में। उसी से हम स्टार्ट करेंगे। एक किसी दूसरे रिसर्चर ने कमेंट किया है उनका स्टडी को, जो पहले पब्लिश हुआ, कि उनको कितना कुछ चेतावनी का सामना करना पड़ा, बाधाएं का सामना करना पड़ा जब वो क्लिनिकल स्टडी रिपोर्ट्स लेने की कोशिश कर रहे थे, एक्सेस करने की। उसके ऊपर टिप्पणी दूसरे ने किया, उन्होंने इस किताब का जिक्र किया, बोला कि हम वो वाला लेख पढ़ रहे थे जो पहले छपा है कि इनको एडवर्स इवेंट्स और कितना मुश्किल हो रहा है, और कह रहे थे कि हम अभी ये किताब पढ़ रहे हैं एचपीवी वैक्सीन, और दोनों किताब पढ़ के हमको काफ़ी चिंता हो गया है कि इसका तो बहुत ही कम स्टडी किया है, कई चीज़ें हैं जो जो कि नज़रअंदाज किया जा रहा है। मतलब ये मैं ब्रिटिश मेडिकल जर्नल से बोल रहा हूँ, यानी नज़रअंदाज मतलब हमको उनको भी एंजाइटी हो गया कि दोनों पढ़ के, एक लेख है और एक ये किताब है, किताब काफ़ी डिटेल में है। और हम थोड़ा दोनों इससे थोड़ा अंश अभी हम आपको बताते हैं, ये बताने के लिए कि ब्रिटिश मेडिकल जर्नल में भी इस किताब के बारे में टिप्पणी किया है। मतलब इस किताब को लाइटली नहीं लेने का है कि ये बस ऐसा फिक्शन है, ये वैसे ही बोलेंगे मेन स्ट्रीम, ये तो फिक्शन है, जो बड़े बड़े साइंटिफिक बॉडीज बोल रहे हैं कि सेफ है। तो उससे पता चलता है कि बड़े बड़े साइंटिफिक बॉडीज ने भी डिटेल क्लिनिकल स्टडी रिपोर्ट्स नहीं किए हैं। और इस किताब में भी दिया है, जब यूरोपियन मेडिकल एसोसिएशन ने जब पास किया था, अप्रूव किया था ये एचपीवी वैक्सीन, तभी इन उनके जो मेंबर्स थे उनमें से कईयों की आपत्ति था, पर वो दबा दिया गया था। और जो दुष्प्रभाव के और जो रिपोर्ट्स थे, वो फार्मा इंडस्ट्री का जो वर्जन था उसी को वो सच मान के चले थे। वो थोड़ी बोलेगा कि हमारा प्रोडक्ट में ये है, क्योंकि उसको कमर्शियल इंटरेस्ट आ जाता। तो अभी हम थोड़ा सा इसी ब्रिटिश मेडिकल जर्नल के इससे हम अ, आपको बताते हैं। तो ये देखिएगा, ये सूचना का अभाव, एचपीवी वैक्सीन परीक्षण परिणामों तक पहुंचने में क्या क्या आपकी चेतावनी आ सकता है, बाधाएं आ सकता है। अभी ये बाईं तरफ देखो, बहुत सारे इनके डॉक्यूमेंट्स रहते हैं, और एक्सेस लेना कितना मुश्किल है। और अभी हम डिजिटल कह रहे हैं, तो हम इसको डिजिटल क्यों नहीं कर दे कि इंस्टेंट रिसर्चर्स को। तो ये द बीएमजे, ब्रिटिश मेडिकल जर्नल, चैलेंजेस ऑफ इंडिपेंडेंट असेसमेंट ऑफ पोटेंशियल हार्म्स ऑफ एचपीवी वैक्सीन, ये कह रहे हैं कि दुष्प्रभाव का अध्ययन करना कितना मुश्किल है। वही हम कह रहे हैं ना कि कोई अगर कुछ प्रकार का क्राइम हो गया है, कोई चोरी हो गया है, कोई क्राइम हो गया है, और दूसरा कोई छुपाने की कोशिश कर रहा है और डिटेक्टिव उसको ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, इतना मतलब मुश्किल है। ये 24 सितंबर 2018 को छपा था। तो इस इन्होंने क्या कहा है कि चैलेंजेस ऑफ इंडिपेंडेंट असेसमेंट, ये वाला लेख किसी ने लिखा था जो कोशिश कर रहे थे इसके ऊपर स्टडी। इन द लाइट ऑफ दिस इंफॉर्मेशन, ये व्हाट आर द एथिकल ग्राउंड्स फॉर द कंटिन्यूड प्रिस्क्रिप्शन ऑफ दीज प्रोडक्ट्स विच सीम टू बी नाइदर प्रॉपरली टेस्टेड और मॉनिटर्ड। तो इन्होंने कहा, ये वाला लेख पढ़ के, जो वो लेख भी ब्रिटिश मेडिकल जर्नल में छपा था, कि अगर ऐसा कुछ है कि इतना मुश्किल है सही डेटा एक्सेस करना, तो फिर नैतिकता कहाँ है कि आप इसको हेल्दी लोगों में प्रिस्क्राइब कर रहे हो, जिसको कि प्रॉपरली टेस्टेड भी नहीं किया है, मॉनिटर भी नहीं किया, ठीक से टेस्ट नहीं किया है, और उसके बाद फॉलोअप भी नहीं किया, मॉनिटर भी नहीं किया। हाउ कैन वी लुक लॉन्ग टर्म नेबुलस बेनिफिट, नेबुलस मतलब कच्चा बेनिफिट 20-30 साल बाद क्या होगा, व्हेन पब्लिक एजेंसीज आर apparently so negligent of safety, and what do we do about those? तो पब्लिक एजेंसीज अपना काम ठीक से नहीं कर रहे हैं,
और इसीलिए मैं इसको इतना सीरियसली ले रहा हूं क्योंकि ये ब्रिटिश मेडिकल जर्नल में छपा है। क्योंकि अभी तक हम कुछ भी ऐसा बताते हैं तो लोग कहते हैं कि आप मिस इन्फॉर्मेशन फैला है, तो ये तो फिर ब्रिटिश मेडिकल जर्नल को भी बैन कर दिया। आई हैव बिन रीडिंग, इसी का कंटिन्यू विद डिस्मे, बड़े डिस्मे माने चिंता से, द शॉर्टली टू बी पब्लिश्ड, ये इसका ये पढ़ रहे हैं, एचपीवी वैक्सीन ऑन ट्रायल सीकिंग जस्टिस फॉर अ जनरेशन बिट्रेड। ये देखिए, ये किताब को मेंशन किया है, एचपीवी वैक्सीन ऑन ट्रायल पढ़ रहे हैं, और उनका ये लेख पढ़ा। ये दोनों रेफरेंस दिया है, ये जो नंबर 1 पे ये लेख हम बताएंगे, 1 में जो है पीटर दोशी, पीटर गोट्सी, टॉम जेफरसन। और ये पीटर दोशी, पीटर गोट्सी, इन लोग कॉकरेन के लिए काम करते थे। कॉकरेन कोलैबोरेशन है कि जो कि एविडेंस बेस को हाईएस्ट लेवल कहते थे। आजकल कॉकरेन के ऊपर भी थोड़ा उंगली उठता है कि वो भी शायद कॉम्प्रोमाइज है थोड़ा। क्योंकि ये जो पीटर गोर्जी ओर्जी जो कि फाउंडर्स थे कॉकरेन के, उनको भी शायद कॉकरेन से अलग कर दिया है क्योंकि वो ज्यादा ही कुछ गहराई में जा रहे थे। ये है, ये वाला लेख है एनालिसिस, ये काफी, मैंने इसके कुछ ही अंश लिए हैं, काफी डिटेल में है। मैं सोचा कि सिंपलीफाई करके आपको बता दे कि मेन मुद्दा क्या है। चैलेंजेस ऑफ इंडिपेंडेंट असेसमेंट ऑफ पोटेंशियल हार्म्स। एचपीवी वैक्सीन से जो हार्म होगा, जो दुष्प्रभाव होगा, उसको आप इंडिपेंडेंट, मतलब जो जिसको कोई हितों का टकराव ना हो, इंडिपेंडेंट रिसर्चर्स को वो कैसे जांच, कितना मुश्किल है उसको जांच करने का, ये पूरा उन्होंने ब्रिटिश मेडिकल जर्नल में लिखा है। ये देखिए, उसमें से मुद्दा ये है उनके लेख का, पब्लिक कॉन्फिडेंस तभी होगा जब वैक्सीन रिलाइज ऑन कॉम्प्रिहेंसिव इंडिपेंडेंट एंड एक्यूरेट असेसमेंट। कोई भी टीके का अगर इंडिपेंडेंट उसका असेसमेंट हो, उसका नाप तौल हो, जिसको कोई, तभी लोगों को टीके में विश्वास होगा। क्लिनिकल स्टडी रिपोर्ट्स कंटेन मोर इंफॉर्मेशन देन जर्नल पब्लिकेशन बट आर हार्डर टू एक्सेस। जर्नल में छांट छूट के आता है, रिफाइन होके आता है, जो जर्नल में छपता है काफी उनको भी हितों का टकराव रहता है। फार्मा कंपनी लोग इन्फ्लुएंस करते हैं कौन सा चीज जर्नल में छपना चाहिए, कौन सा सेंसर हो जाना चाहिए। तो वो वही कह रहे हैं कि ओरिजिनल जो क्लिनिकल स्टडी रिपोर्ट्स है वो सबको मिलना चाहिए। मैंने जो रिसर्चर रिसर्च करना चाहता उनको इजीली मिलना चाहिए। Half of potentially eligible reports for a systematic review of HPV vaccines had been obtained after 3 years, and these were incomplete and contained redactions. Redactions माने ब्लॉक, कई चीजें ब्लॉक हो जाते हैं, जैसे एप्स्टीन फाइल में वो रिडैक्टेड पूरा मास्क कर दिया लोगों का सर्कल। तो ये एचपीवी वैक्सीन का भी बोल रहे हैं कि ऐसे आधे से भी कम उनको इंफॉर्मेशन मिला, जो एक्चुअल ट्रायल के जो रिपोर्ट्स थे, क्लिनिकल स्टडी रिपोर्ट। रेगुलेटर्स डिड नॉट हैव द फुल डेटा एंड द मैन्युफैक्चरर प्लेस रिस्ट्रिक्शंस ऑन द डिसेंशन ऑफ डेटा। ये देखिए कितना इसमें हितों का टकराव है कि जो लोग लाइसेंस कर रहे हैं वैक्सीन को, एचपी, उनके पास पूरा डेटा नहीं है, और मैन्युफैक्चरर रिस्ट्रिक्शन लगा देते हैं कौन कौन सा डेटा दिया जाए लोगों को, इंडिपेंडेंट रिसर्चर्स को या रेगुलेटर को। द प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग क्लिनिकल स्टडी रिपोर्ट शुड बी इम्प्रूव टू मेक इट फास्टर एंड मोर कंप्लीट। तो इन्होंने यही बोला कि जो क्लिनिकल स्टडी रिपोर्ट्स जो फार्मा कंपनी करता है वैक्सीन टेस्ट करते टाइम, उसका पूरा ये अवेलेबल होना चाहिए इमीडिएटली, जिसको मतलब तो ये इन्होंने फिर अपने कोशिश, अपने अनुभव बताए हैं। और बोला आधे से कम जो रजिस्ट्रेशन होते हैं क्लिनिकल ट्रायल है उसमें भी पूरा इन्फॉर्मेशन नहीं रहता है। रेगुलेटर्स को रिक्वेस्ट कर सकते हैं डेटा स्टडी रिपोर्ट्स। रेगुलेटर यूजुअली कंडक्ट इन ओनली सम ऑफ द ट्रायल्स और डू नॉट यूज सिस्टमेटिक रिव्यू मेथड। रेगुलेटर कहते हैं कि कुछ ही ट्रायल को डीप देखते हैं, पूरा उन लोग सिस्टमेटिकली सबको नहीं देखते हैं, जो उनके कई साइट्स रहते हैं, कई ये रहते हैं, कई डिटेल, तो वो पूरा नहीं देखते हैं। फॉर ईएमए, ईएमए मतलब यूरोपियन मेडिकल एसोसिएशन इन्वेस्टिगेशन इनटू पोटेंशियल लिंक बिटवीन एचपीवी वैक्सीन एंड पॉट्स, जो चक्कर आ जाते हैं, हार्ट बीट जल्दी चलता है, उसको पॉट्स कहते हैं। और क्रॉनिक रीजनल पेन सिंड्रोम, सीवियर पेन होता है पूरे बॉडी में, लोग उठ नहीं सकती थी लड़कियां, कुछ लोग जिसको दुष्प्रभाव हुए। मैन्युफैक्चरर इंक्लूडेड हाफ ऑफ द स्टडीज लाइकली टू कंट्रीब्यूट था। आधे से ज्यादा, आधा तो खाली आधा ही स्टडीज दिया जिससे कि ये है।
मतलब वो थोड़ा थोड़ा रोक देंगे तो फिर कहेंगे नहीं इसमें तो एसोसिएशन में कॉजेशन में फर्क है, इसका रिलेशन नहीं है, ऐसे करके। तो यूरोपियन मेडिकल कंक्लूडेड दैट बेनिफिट्स ऑफ एचपीवी वैक्सीन कंटिन्यू टू आयुर्वेद। तो ऐसे थोड़ा थोड़ा डेटा दिया है, और उससे यूरोपियन मेडिकल एसोसिएशन ने नतीजा निकाल लिया कि वैक्सीन से फायदा ज़्यादा है, नुकसान कम है। इवन दो मैनी केसेज ऑफ पॉट्स एंड सीआरपीएस, मैनी केसेज ऑफ चक्कर आना और जो क्रॉनिक रीजनल पेन सिंड्रोम, जो हिल नहीं सकती अपनी जगह से, अनरिकॉग्नाइज्ड और अंडर रिपोर्टेड बाय वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स, ये पूरा रेफरेंस भी दे रहा है, ये बीएमजे में छपा है ये आर्टिकल। तो इन्होंने जो जांच किया, काफी जासूसी जैसा करना पड़ा, तो उसमें पता चला कि बहुत अंडर रिपोर्टिंग हुआ है। बेस्ट वे टू एक्सेस पोटेंशियल हार्म, जर्नल पब्लिकेशन वो कह रहे हैं कि सीरियस लिमिटेशन स्पेशली फॉर हार्म, दुष्प्रभाव उसमें बहुत कम बताया जाता है जर्नल में जो पब्लिश होते हैं। और जो सिस्टमेटिक रिव्यू कंपेयर जर्नल पब्लिकेशन विद अनपब्लिश्ड रिपोर्ट्स, दूसरे ड्रग के बारे में उन्होंने दिया है, कुछ स्टडीज किया है, पता चला कि 43% या 64% तक एवरेज हार्म्स को मिसिंग रहता है जर्नल पब्लिकेशन से। वन ऑफ द इंक्लूडेड स्टडी ऑफ साइकेट्रिक ड्रग्स के ऊपर भी ऐसा हुआ है। तो वो कह रहे हैं कि ऐसा होता है कि जो जर्नल में आता है वो अच्छा अच्छा आता है, थोड़ा साफ सुथरा करके आता है, और एक्चुअल इसमें कई चीजें छुप जाता है। ड्रग कंपनीज डिस्क्राइब द एक्सटेंसिव इन क्लिनिकल स्टडी, तो पूरा एक्सटेंसिव चाहिए आपको तो वो क्लिनिकल स्टडी रिपोर्ट्स लाइसेंस एप्लीकेशन में देते हैं। क्लिनिकल स्टडी रिपोर्ट्स आर स्ट्रक्चर्ड अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल गाइडलाइंस एंड प्रोवाइड मच मोर डिटेल देन जर्नल पब्लिकेशन। पब्लिकेशन ऑफ वन एचपीवी वैक्सीन ट्रायल, एक ट्रायल जो जर्नल में पब्लिश होता है 14 पन्ने का होता है, एक्चुअल जो स्टडी है पूरा क्लिनिकल रिपोर्ट वो 7,000 पन्ने का है। तो बताइए, 7,000 पन्ने का रिपोर्ट को 14 पन्ने में, और वो जर्नल में आता, मेडिकल जर्नल में, लैंडसेट न्यू इंग्लैंड में भी। तो उसमें कितना चीजें ये रहेगा। तो अगर इसके ऊपर अगर जांच होना चाहिए, जैसे एक्चुअल जब इनकम टैक्स रेड होता है तो पूरा जांच होता है, तो ऐसे अगर जांच हो तो वो क्लिनिकल स्टडी रिपोर्ट को मिलना चाहिए, वो कह रहे हैं। सिस्टमिक रिव्यू, तो ये एक जगह धरा का धरा रह जाता है, और वो फार्मा कंपनी उसको थोड़ा थोड़ा करके देगा इंस्टॉल। आपको अगर थोड़ा बहुत ध्यान होगा, जब ये फाइजर का एमआरएनए वैक्सीन हुआ था तो उन्होंने बोला था 20 साल बाद हम रिलीज करेंगे ये पूरा, ये फिर कोर्ट ने बोला था नहीं अभी आपको रिलीज करना है। सिस्टमेटिक रिव्यू यूजिंग क्लिनिकल स्टडी रिपोर्ट्स एंड मोस्ट ऑफ द डेटा आर नॉट पब्लिकली, तो ये पूरा मैं कुछ कुछ चाह दिया, तो मैंने इनको काफ़ी परेशानी हुआ था, और क्लिनिकल में भी रिक्वेस्टेड यूरोपियन मेडिकल असिस्टेंट से, मेडिकल एसोसिएशन से मांगा था। उनका पॉलिसी था एक्सेस टू डॉक्यूमेंट्स में बी ग्रांटेड वेन एवर ओवरराइडिंग पब्लिक इंटरेस्ट इन डिस्क्लोजर कैन बी आइडेंटिफाइड बाय द एजेंसी। ये यूरोपियन मेडिकल एसोसिएशन ने वुड अंडरमाइन द प्रोटेक्शन ऑफ कमर्शियल इंटरेस्ट, वो कहा था कि इससे कमर्शियल इंटरेस्ट को चोट पहुंचेगा, बताइए। तो उन्होंने अपील किया था रिसर्चर्स ने कि ये पब्लिक इंटरेस्ट ज़्यादा जरूरी है। फिर एचपीवी वैक्सीन में तब ये मैंने अप्रूव किया उनका रिक्वेस्ट, और क्लिनिकल स्टडी रिपोर्ट देना चालू किया, पर वो थोड़ा थोड़ा किस्तों में दे रहे थे। Part of the we had identified though so 48 of which we just to be industry studies likely to have clinical study reports potentially eligible. However, European Medical Association it held clinical on 29 industry studies. उन्होंने बताया कि 48 से ज़्यादा हमको लगा कि ये रिपोर्ट होने चाहिए, पर उनको 29 ही बताए, और 3 साल में 3 साल लग गए, खाली 18 रिपोर्ट ही मिला उनको। मैंने एक तो 48 में से ड्रग रेगुलेटर ने बोला कि खाली 29 है, 29 में से भी 18 मिले, और उनमें से खाली 12 थे जो कुछ काम के थे। तो मैंने काफी कुछ ये दबा दिया जाता है, इनका मतलब ये है। फिर 35,000 पेजेस ऑफ 18 क्लिनिकल स्टडी रिपोर्ट्स इन 61 बैचेस, 61 किस्तों में मिले, तो स्टिल लैक्ड इंपॉर्टेंट सेक्शंस मिसिंग है, प्रोटोकॉल सीरियस हार्म्स मिसिंग है, नैरेटिव्स उसका डिटेल एडवर्स, मोस्ट रिपोर्ट्स रिडक्शंस ऑफ एलोकेशन नंबर्स,
वैक्सीन बैच नंबर, स्टडी सेंटर, तो कई चीजें बीच बीच में ब्लॉक्ड है। ओनली 3 रिपोर्ट्स इंक्लूडेड कंप्लीट, तो इतने 50 में से खाली 3 रिपोर्ट थे कि जो थोड़ा कंप्लीट लगे उनको। तो और इतने बैचेस में देने में ट्रैक रखना भी मुश्किल हो जाता है, विथ क्लिनिकल स्टडी सेवरल फाइल्स एंड अक्रॉस बैचेस। तो एक रिपोर्ट 4,000 पढ़ने के ऊपर था, वो 17 फाइल में दिया, 1 साल में दिया। तो आप सोच सकते हैं ऐसे में क्या है कि बहुत मुश्किल हो जाता है बिंदियों को जोड़ना। तो उनका जो उन्होंने ओम्बड्समैन है, ओम्बड्समैन यानी एक कोई जज जो होता है, उनका जो जो डिसीजन लेता है, तो उनको उन्होंने बताया कि भाई ये कुछ चेंज होने चाहिए, ये रिलीज होने चाहिए आपके कुछ कोट करके। वो फिर प्राइवेसी है बोलते हैं कि पेशेंट प्राइवेसी है इसलिए हम ब्लॉक करते हैं। तो ये अल्टीमेटली यही कहते हैं इन लोग कि रेगुलेटर और इंडस्ट्री को थोड़ा रिलीज ऑफ क्लिनिकल स्टडी रिपोर्ट्स इंडिपेंडेंट रिसर्चर्स को ईजिली देना चाहिए। दे शुड फ्यूचर रिक्वेस्ट, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली रेगुलेटर्स जो है जो ड्रग को लाइसेंस करते हैं, वो कंप्लीट एंड कोहेरेंट क्लिनिकल स्टडी रिपोर्ट्स उनको देना चाहिए जो इंडिपेंडेंट रिसर्चर्स मांगते हैं। तो ये इनका ये है। तो ये इसीलिए हम कहते हैं ना कि अभी एविडेंस नहीं बोलते, कोई एविडेंस नहीं, हम का पर एब्सेंस है एविडेंस, एविडेंस को ठीक से पेश नहीं किया जाता है, दबाया जाता है। ये इंडिपेंडेंट रिसर्चर्स का अनुभव है जो इन्होंने ब्रिटिश मेडिकल जर्नल में पब्लिश किया है, हमने आपको स्क्रीनशॉट भी बताया है। इल सूटेड मेकिंग अवेलेबल, द रूल्स क्लियरली नीड अमेंडमेंट, रूल्स को चेंज करने, अर्जेंट चेंजेस है जरूरी, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, हार्म्स एंड बेनिफिट्स दोनों को पारदर्शी का होना चाहिए, जो कि नहीं है ये रिसर्चर्स कह रहे हैं। और आपको अगर कुछ योगदान करना है तो यूएचओ को कर सकते हैं, हम पारदर्शिता लाने की कोशिश करते हैं जो कि अभी नहीं है रिसर्च स्टडीज में। तो आज हमको इतना ही ये करना था। धन्यवाद। आपके तरफ से कोई पॉइंट होगा तो बताइएगा। हम हमारा मकसद ये है यूएचओ का ट्रांसपेरेंसी, एम्पावरमेंट, लोगों को मालूम होगा ये सब कमियां हैं, और हमारे मेडिकल कम्युनिटी को भी मालूम नहीं है ये सब। वो जो पब्लिश्ड है उसी को फाइनल समझता है। तो इसके पीछे क्या है, पर्दे के पीछे क्या है, क्या चोली के या पर्दे के पीछे क्या है, तो वो ये बहुत बड़ा एक ये रहता है, मालूम नहीं रहता है। और जो सीरियस रिसर्चर ने कोशिश किया उनको इतनी कुछ रुकावटें आई, तो उससे ही पता चलता है कि पूरा का पूरा हमको इंफॉर्मेशन नहीं रह जाता। और रेयर साइड इफेक्ट्स को तो फिर बिल्कुल ही नॉन एग्जिस्टेंट कर दिया जाता है। पर ये हमको याद रखना है, हेल्दी लोगों को होता है, तो एक भी निर्दोष को जिसको कि बीमारी होने की संभावना नहीं है, हो भी नहीं सकता था 30 साल बाद, वो कोई ड्रग ले रहा है तो कोई इंजेक्शन ले रहा है, तो उसका पूरा सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। और उसके लिए हमको पारदर्शी का ट्रांसपेरेंसी चाहिए। तो आज हमको इतना ही कहना था। धन्यवाद।